Hello everyone. Today is first chapter of class 7th NCERT Polity. First chapter है इसमें समानता के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई है, समानता किस किस चीज़ की मिली हुई है उसके बारे में बताया है। क्लास 6 में हमने चैप्टर पढ़ा था डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं। इतनी सारी वेराइटीज़ होने के बाद किसी भी चीज़ के अंदर फिर भी इंडिया के अंदर यूनिटी देखने को मिलती है। आज भारतीय लोकतंत्र में हम समानता के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यहाँ पे बताया है ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ पर समानता, भारतीय लोकतंत्र के अंदर समानता। भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समान मानता है। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका मतलब ये हुआ कि देश के व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी शैक्षिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत को मान्य किया गया है। भारतीय संविधान के अंदर हमें सभी नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को और बाहर दूसरी देश से आने वाले नागरिकों को भी एक समानता का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। सब व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, आज अनेक कानून लोगों के सम्मान और उनकी समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करते हैं। इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया है, यहाँ पर बताया है। 1975 में बनी थी एक फिल्म दीवार में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंककर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। तो ये उसे यहाँ पे असमानता को दर्शाता है कि अगर ये यहाँ पर बताया है इसमें, ऐसे आपको यहाँ पे रोड के किनारे बैठे हुए किसी से शू पॉलिश करवाते हैं या फिर यहाँ पे शू अपना बनवाते हैं और उससे पैसे फेंक करके दी जाती है, तो एक असमानता को दर्शाता है जो कि समाज में बड़े घृणा का काम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ बताए गए हैं यहाँ पर। जैसे पहला संविधान में प्रावधान दिया है कि कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। इसका मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर के कांता जैसी घरेलू काम करने वाली महिला तक सभी को एक जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान या उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो पहला कानून की दृष्टि से बताया गया है, प्रावधान दिया है संविधान के अंदर समानता का, कि कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है, चाहे वह महिला है या पुरुष है, या वह किसी देश का राष्ट्रपति है या फिर किसी घर में काम करने वाली कोई घरेलू वहाँ पे महिला है। सबको कानून का पालन समान रूप से करना है। दूसरा बताया कि किसी भी व्यक्ति के साथ में उसकी धर्म को लेकर, उसकी जाति को लेकर, उसके वंश से, उसके जन्म स्थान से या फिर उसके लिंग, स्त्री या पुरुष होने पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा प्रावधान यह दिया है कि व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान हो सकते हैं, होटल हो सकते हैं, दुकानें हैं, बाजार हैं, ये सब चीज़ें उसके अंदर आती है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने से किसी को भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम सब लोग सार्वजनिक
कुआं, सड़कों, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथी चीज हमें ये बताई गई है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। अस्पृश्यता को समाज से खत्म कर दिया गया है। उसे भेदभाव की श्रेणी में अब नहीं लाया जाएगा, अस्पृश्यता नहीं की जाएगी। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया था। समानता का अधिकार दो तरह से इन्होंने लागू किया। पहला कि कानून के द्वारा, और दूसरा था कि सरकार की योजना और कार्यक्रम द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। तो समानता का अधिकार लोगों तक पहुंचाया जाता है, पहला कानून के द्वारा, और दूसरा जो सरकार अपनी योजना या कार्यक्रम जिन लोगों के पास में सुविधा नहीं है, समानता नहीं है या वंचित हैं कई अधिकारों से समाज के अंदर, उन्हें ये चीज़ें पहुंचाई जाती हैं सरकार की मदद से। भारत में ऐसे कई कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजना यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई कि जिन लोगों को अतीत में पहले अवसर नहीं मिले थे, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों, वह भी रोजगार के समान अवसर ले सकें, उन्हें भी शिक्षा का समान यहाँ पे अवसर मिल सके, रोजगार का समान अवसर मिल सके, कोई भी भुखमरी से ना मरे, सबको सब चीज़ों पर बराबरी हो और समानता प्राप्त हो। पहले हमारे अतीत में ये सब नहीं था, लेकिन संविधान ने जब से देश आज़ाद हुआ तो सभी नागरिकों को समानता के ये अवसर यहाँ पर दिए हैं। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है कि मध्य आहन भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। जहाँ पर भोजन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर दोपहर का भोजन भी दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूल आएंगे, जो बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों में दिया जाएगा। यह योजना भारत में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई थी। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने भी सभी राज्यों को इसे स्कूलों में 6 महीने के अंदर शुरू करने के निर्देश भी दे दिए थे। फिर इस कार्यक्रम ने काफ़ी सकारात्मक प्रभाव दिए। जैसे माना जाए तो दोपहर का भोजन मिलने के कारण जो गरीब बच्चे हैं, उनकी अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश होने लगा। इसमें नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया गया। शिक्षक भी ये बात बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने के लिए घर जाते थे और फिर स्कूल वापस नहीं आते थे, परंतु अब स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है और इसकी वजह से बच्चों की जो उपस्थिति है स्कूल के अंदर सुधर गई है। अब ज़्यादा बच्चे स्कूल में उपस्थित होना शुरू हो गए हैं। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता भी मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर भी रखा गया है। जब मध्याह्न भोजन प्रोवाइड किया गया तो भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों को भूख मिटाने में भी सहायता की, जो प्राय खाली पेट स्कूल आ जाते थे, इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। आज वह बच्चे अपना पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्कूलों में लंच दिया जा रहा है, मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है। मध्याह्न भोजन क्या है, आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं। आपके विचार में ये कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना को बढ़ा सकता है, इसके बारे में अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है। ये यहाँ पर इसके बारे में यहाँ बात की गई है। अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए। इस योजना में क्या किया जाता है या किसके लाभ के लिए भी बनाई गई है, इन सब चीज़ों के जवाब हमें यहाँ से मिलेंगे। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम को देखा जाए तो अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मध्याह्न में देखें तो भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति को बढ़ा दिया। अब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, जो निर्धन परिवारों के बच्चे थे, स्कूल पहुंचने लगे और उनकी स्कूल के अंदर अटेंडेंस भी बढ़ने लग गई है।
लेकिन फिर भी कुछ ऐसे देश में स्कूल हैं जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं। उन स्कूलों से बहुत अलग हैं जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में ऐसे कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है। दलित बच्चों के साथ भेदभाव होता है, वहाँ असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में धकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। कारण यह है इस बात का कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। यदि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण बदलना तभी संभव है जब लोग विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है, हर व्यक्ति सम्मानजनक है, हर व्यक्ति व्यवहार एक अधिकारी है और प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक उसका सतत संघर्ष भी है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों का सहयोग देना है। इस पुस्तक के बारे में इसके बारे में यही बताया गया है यहाँ पर। अगर हम कुछ अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे के बारे में देखें तो हमें क्या मिलेगा कि भारतीय लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है। भारतीय लोकतंत्र में असमानता है और जहां समानता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। समानता के लिए भारतीय संविधान के अंदर यहाँ पर संघर्ष करना जरूरी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देश समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में जिनके पूर्वज गुलाम हुआ करते थे, अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन की मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में देखें तो अफ्रीकी अमेरिकनों के समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। आंदोलन वहाँ पर हुआ। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। अगर आज देखें यात्रा करते समय, उदाहरण के लिए देखें तो बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। इस तरीके का कानून और वहाँ पर असमानता पूरे उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में फैलाई जाती थी। रोजा पार्क्स 1913 से 2005 की एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। ये रोजा पार्क्स 1 दिसंबर 1995 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने सीट के गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ और ये विशाल आंदोलन जो नागरिक अधिकार आंदोलन, जिसे सिविल राइट्स मूवमेंट भी कहा गया, 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध ठहरा दिया गया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं, कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं, उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसे ही ऊंचा है। यहाँ पर गोरे और छोटी जाति के लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता है। ये बस में सफ़र कर रही थी महिला रोजा पार्क्स, अफ्रीकी अमेरिकन महिलाएं, इन्होंने गोरे लोगों को यहाँ पर अपना सीट देने से इनकार कर दिया था। उसके बारे में यहाँ पर बताया। तो यह समानता की भावना जो समाज में गलत फैली हुई है। भारत के संविधान में देखें तो आर्टिकल 15 हमसे क्या कहता है? आर्टिकल 15 के अंदर समानता दी गई है। भारत के हर नागरिक को समानता का अधिकार है, आर्टिकल 15 बताता है। भारतीय संविधान भी हमें आर्टिकल 15 में समानता देता है। किसी भी धर्म,
मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में, किसी भी नागरिक के साथ में या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, जैसे दुकान, कोई सार्वजनिक भोजनालय है उसमें खाना खाने से मना नहीं किया जाएगा, होटलों में रहने से मना नहीं किया जाएगा, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में पर प्रवेश करने से मना नहीं किया जाएगा, यह भागत है राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागमों के स्थानों के लिए उपयोग ये किए जाएंगे के संबंध में किसी भी निर्योग्यता की दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन ये नहीं होगा। तो लोकतंत्र में इसके लिए चुनौती भी दी गई कि किसी भी देश के अंदर पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता किसी भी देश को। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं, जैसे अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं, उनका विरोध करते हैं। इस केंद्र में संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्ष भी रखता है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारी दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर रहा है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में पूरे यहाँ चैप्टर में इन्होंने बताया है। बस यही था चैप्टर में। तो बाकी हमारे क्वेश्चन आंसर्स दे दिए गए हैं इसमें। यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसमें टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बहुत ज़रूरी करना है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह लोकतंत्र या समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका मतलब होता है कि सभी वयस्क यानी जो नागरिक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी वयस्क जो कि 18 वर्ष से ऊपर हैं, उन नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अमीर हों, गरीब हों, महिला हों, पुरुष हों, दलित समाज के हों या फिर अमीर समाज से बिलोंग करते हों। जो भी नागरिक भारत के अंदर रहते हैं, 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर उनकी आयु है, उन सबको नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और उनकी वोट का वैल्यू भी समान ही माना जाता है। किसी अमीर का वोट ज़्यादा और किसी गरीब का वोट कम, इस तरीके का भी असमानता इसमें नहीं की जा सकती। इसे सार्वभौम वयस्क मत अधिकार कहा जाता है। गरिमा, गरिमा का मतलब होता है अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझना है कि कोई किसी से यहाँ पे कम नहीं है, किसी का पेशा, किसी व्यवसाय को लेकर कोई छोटा और बड़ा नहीं है, सब काम बराबर होते हैं। अमीर गरीब, अमीर कुछ काम कर रहे हैं, गरीब कुछ काम कर रहे हैं, तो गरीब को का भी सम्मान है, वहाँ पर उसकी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो उसकी गरिमा कही जाती है। संविधान क्या कहता है कि संविधान वह दस्तावेज है एक जिसमें देश की जनता और सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियम और अधिनियमों को लिखा गया है, संविधान है। नागरिक अधिकार आंदोलन किसे कहा जाता है? नागरिक अधिकार आंदोलन से मतलब है कि एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में शुरू हुआ था और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करके समान अधिकारों की मांग की थी। तो नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत 1950 के लास्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू हुआ था। इसमें सभी नागरिकों को यानी कि अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को ख़त्म करने की और समान अधिकारों की इसमें मांग की थी। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे यूपीएससी के लिए, जो कि लर्न करना है। और इसमें है इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है यूपीएससी के लिए, जो प्रीलिम्स के लिए हमें पढ़ना है। आर्टिकल नंबर 15, एक ये आर्टिकल नंबर 15 है कि हमें भारत के संविधान में, भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 15 हमें किस किस चीज़ पर समानता देता है और किस किस आधार पर असमानता होने से हमें यहाँ पे बचाता है। ये उसके बारे में दिया जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
एक ये है यहाँ पे सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में बताया है। ये इतना है, सिविल राइट्स मूवमेंट किसे कहते हैं। 1964 में शुरू हुआ था नागरिक अधिकार अधिनियम। इसमें किसी भी धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया गया था। ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरे चैप्टर में सिर्फ समझाया गया है, और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें नहीं है।